अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? फाइन, गुड। आए हम इस लेक्चर के अंदर एक नया टॉपिक डिस्कस करते हैं और जो कि मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजंस विद द नेट प्रेजेंट वैल्यू रूल है। चलें आए देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स जो कि आज टॉपिक्स कवर्ड हैं। व्हाट टू डिस्काउंट, हम ये देखेंगे कि डिस्काउंट जो आपका रेट है उसको यूज़ करते हुए किस कैश फ्लो को, किस इन्वेस्टमेंट को जो फ्यूचरिस्टिक है आपकी, उसको डिस्काउंट करना है। और फिर एक प्रोजेक्ट देखेंगे IMNC कॉर्पोरेशंस, उसके प्रोजेक्ट को स्टडी करेंगे एंड देन वी एनालाइज द प्रोजेक्ट एनालिसिस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। व्हाट टू डिस्काउंट, ओनली कैश फ्लो इज रेलिवेंट। और जनाब हम देखते हैं इसके अंदर जो ये आपको स्लाइड बता रही है कि जी जो कैश फ्लो है रेलेवेंट, क्योंकि यहाँ तक हमें पता चल गया जो क्राइटेरिया बेस्ट है वो नेट प्रेजेंट वैल्यू का क्राइटेरिया है। और उस क्राइटेरियन के बेसिस पे जब हम वैल्यूएशन करने जा रहे हैं, जब किसी भी कंपनी, कोई भी कंपनी इन्वेस्टमेंट्स अपनी अर्निंग्स वगैरह देख रही हैं, तो उसमें हमने ये फिगर आउट किया कि जनाब ये स्ट्रेट फॉरवर्ड आपकी कैश फ्लोज, आपकी अर्निंग्स, उस पर आप डिस्काउंट करेंगे। लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है, इसको ऑब्वियसली गिवन ए कंसिडरेबल इम्पोर्टेंस, एक आप कंसर्न इशू है कि जी आपकी जो कैश फ्लो बन रही है, जो आपने एस्टिमेशन बनाई हुई है, आया कि वो एस्टिमेटेड कैश फ्लो एग्जैक्टली वही फिगर आपको दे रही है जिसको आपने डिस्काउंट करना है। अदरवाइज आपकी कैलकुलेशन पे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। एंड फॉर दैट रीजन वी मूव ऑन कि दिस इंफॉर्मेशन हैज़ टू बी चेक्ड फॉर completeness एंड कंसिस्टेंसी एंड एक्यूरेसी। और इसके अंदर हमने देखा कि जनाब कोई भी इंफॉर्मेशन है जो कैश फ्लोज है, अब हमें पता है कि जो डिस्काउंट करने वाला आपके पास मेन आइटम है दैट इज़ बेसिकली द कैश फ्लो। और कैश फ्लो जो है वो आपसे एक कंसिस्टेंसी, एक्यूरेसी मांगता है। एंड द फाइनेंशियल मैनेजर हैज़ टू फेरेट आउट हिडन कैश फ्लोज एंड टेक केयर टू रिजेक्ट अकाउंटिंग एंट्रीज दैट लुक लाइक कैश फ्लोज बट ट्रूली आर नॉट। और इसी सिलसिले में हम देखते हैं कि जो आपकी अकाउंटेंट हैं, अकाउंटिंग एंट्रीज हैं, दैट इज समहाउ यूजिंग कि जो आपकी जो कैश है वो इंटरेस्ट एक्सपेंस की तरफ लेकर जा रही हैं, कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर्स की तरफ लेकर जा रही हैं। एंड एट द वेरी एंड यू गॉट कंफ्यूज कि जी जो कैश है एक्चुअली आपके पास जो फिगर है वो आ नहीं रही जो होनी चाहिए एग्जैक्टली। हम उसको देखेंगे कि जनाब आपकी जो हिडन कैश फ्लोज हैं वो कैसे आप इसको कंपनसेट कर सकते हैं, आप कैसे इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। Second, how does the financial manager pull everything together into a forecast of overall bottom line cash flows? अब हम देखते हैं कि कोई भी फाइनेंशियल आपकी स्टेटमेंट है जिसके अंदर आपकी इनकम स्टेटमेंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, जिसके अंदर आपकी कैश फ्लोज हैं, आपके एक्सपेंसेस हैं, आपकी रिसीट्स हैं, आपकी पेमेंट्स हैं, आपका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। उसमें आपके जो एक्सपेंसेस हैं, कुछ कैपिटल एक्सपेंसेस हैं, कुछ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, कुछ आपके फाइनेंसिंग एक्सपेंसेस हैं। और जो कैश फ्लो जनरेट हो रही है यू गॉट टू टेक एंड लुक इनटू डिटेल कि जी वो जो कैश फ्लोज है जो कि कंज्यूम हो रही है डिफरेंट जगहों पे, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर है, आपकी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ में है, आपकी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ के अंदर है, तो जो एक्चुअल बॉटम लाइन फिगर है वो कैसे चेंज होगा। और ये एक जो फाइनेंशियल एनालिस्ट है उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है जस्ट टू कंसिडर दोज इश्यूज जो कि अकाउंटेंट जब उसको बना रहे होते हैं, जो कैश स्टेटमेंट बना रहे होते हैं, कैश फ्लोज बना रहे होते हैं, उसमें जो कैश को यूज़ कर रहे होते हैं दैट समहाउ इज़ मिसलीडिंग। और उस बेसिस पे ये है कि जनाब आपका जो फाइनेंशियल मैनेजर है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसको ये टास्क दिया जाता है कि जस्ट टू फिगर आउट कि जो आपकी एक्चुअल जो कैश एक्यूमुलेट है फिगर जिसको आपने एक्चुअली डिस्काउंट करना है वो क्या चीज़ है। और हम उसको स्टडी करेंगे, देखेंगे विच नीड्स सम कंसिस्टेंसी एंड द एक्यूरेसी। दिस रिक्वायर्स अ केयरफुल ट्रैकिंग ऑफ टैक्सेस, changes in working capital, inflation, and the end of project, salvage value of the plant, property and equipment। इस स्लाइड के अंदर ये आपको बताया गया है कि जनाब आपकी जो कैश फ्लो है जो भी एक बॉटम लाइन फिगर है, क्योंकि आपका कैश है, आपकी सेल्स है, आपका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, एंड देन यू जंप ऑन कि जो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, जो आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट है, एक्सपेंसेस हैं, आप उसे फाइंड आउट करते हो, देन यू गॉट टू पे ऑफ द इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। फिर उसके बाद आपके पास
कोई भी एक टैक्सेस है जो आपने उसको देना है, आपके पास अर्निंग्स आ जाएंगी, अर्निंग्स के बाद एक्चुअली जो टैक्स है, ट्रैकिंग ऑफ टैक्सेस, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर उसी की बेसिस पे जो आपको कैश अवेलेबल है, उसमें जो वर्किंग कैपिटल है वो कैसे चेंज होता है और इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट क्या है उस कैश फ्लोज पे, क्योंकि ये सारी एस्टिमेशन है। और इसी एस्टिमेशन की बेसिस पे यू गॉट टू कंसीडर ए डिफरेंट फैक्टर्स जो कि आपको एक एग्जैक्टली एक्यूरेट रीडिंग्स देंगे, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जिस पे हमने बताया कि जनाब एक प्रोजेक्ट है उसकी कोई सॉलिड वैल्यू है ऑफ द प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उसको कैसे आपने एनालाइज करना है एंड यू एक्यूमुलेटेड, और उस पर भी टैक्सेस हैं। थर्ड, हाउ शुड ए फाइनेंशियल मैनेजर अप्लाई द नेट प्रेजेंट वैल्यू रूल व्हेन चूजिंग बिटवीन इन्वेस्टमेंट्स इन प्लांट और इक्विपमेंट विद डिफरेंट इकोनॉमिक लाइफ्स। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल आंसर क्वेश्चन इशू जो है, और उसका जो आंसर है दैट नीड्स ए ब्रीफ कंसिडरेशन, ब्रीफ एनालिसिस, जो कि फाइनेंशियल मैनेजर को ये पता होना चाहिए कि जनाब वो जब चूज़ कर रहा है डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स है, अल्टरनेटिव्स है, प्लांट और इक्विपमेंट जो आपके टेंजिबल एसेट्स हैं, तो उसको कैसे आपने आइडलाइज करना है, कैसे आपने एवेल्युएट करना है विद रिस्पेक्ट इकोनॉमिक लाइफ, और वो भी एक आपका एक सेट प्रोसीजर है। तो कैश फ्लो कुछ पॉइंट्स हैं, वी नीड टू कंसिडर इट। ओनली कैश फ्लो इज रेलिवेंट, नेट प्रेजेंट वैल्यू डिपेंड्स ऑन फ्यूचर कैश फ्लोज। हमने देखा कि जब जो भी आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू क्राइटेरियन है उस बेसिस पे आपका जो कैश फ्लो है, वो जो कैश फ्लो है दैट मस्ट बी डिस्काउंटेड टू गेट टू द एग्जैक्ट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ योर फ्यूचर कैश फ्लोज। और जो कैश फ्लो है दैट इज द ओनली रेलिवेंट एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ इट, क्योंकि आपकी जो कैश फ्लो है, आपकी जो बॉटम लाइन फिगर है, दिस इज द एक्चुअल पोटेंशियल, द पे ऑफ्स वट एवर द कंपनी इज गोइंग थ्रू विद द डिफरेंट ऑपरेशंस इन द ईयर और फॉर ए सर्टेन पीरियड। और उसी की बेसिस पे कि जब आप प्रोजेक्ट स्पेसिफिक होते हैं तो उन बेसिस पे आपके कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी है, आपके डिफरेंट एक्सपेंडिचर्स हैं, तो उसकी बेसिस पे जो अब आप उसको एक बॉटम लाइन फिगर आती है, दैट इज़ वेरी क्रिटिकल एंड क्रूशियल, एंड यू गॉट टू कंसिडर ओनली द कैश फ्लो स्टेटमेंट और जो कैश फ्लोज आपकी फिगर आती है। कैश फ्लो इज द सिंपलेस्ट पॉसिबल कॉन्सेप्ट, इट इज जस्ट द डिफरेंस बिटवीन डॉलर्स रिसीव एंड डॉलर्स पे आउट। जैसे कि हमने स्टडी किया कि जो भी आपकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, इनकम स्टेटमेंट है, आपकी जो बॉटम लाइन फिगर आएगी, जो आपकी एग्जैक्टली द प्रॉफिट है, जो आपकी अर्निंग्स है, जो कि आपकी कैश है, कैश फ्लो है, आपको अगर वो जनरलाइज बेसिस पे देखें सो दैट इज सिंपली कि जो भी आपने डॉलर इन्वेस्ट किया और जो भी डॉलर आपके पास आया, यानी कि जो आपके पास इनफ्लोज हैं और जो आपने आउटफ्लोज हैं, उसका जो डिफरेंस है दैट इज समहाउ इज ए कैश फ्लो। ऑलवेज एस्टिमेट कैश फ्लो ऑन दी आफ्टर टैक्स बेसिस। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जनाब आप टैक्स जो आपकी अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स इंटरेस्ट एंड टैक्सेस हैं, आप वो फिगर नहीं ले सकते। कैश फ्लो मस्ट बी आफ्टर एवरी सिंगल ऑब्लिगेशन, टैक्सेस, आपकी इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर्स, जो आपके पास बाद में बॉटम लाइन फिगर आएगी, दैट इज़ ए मच मोर अप्रोप्रिएट, क्योंकि उसके अंदर आप टैक्सेस निकाल रहे हो, उसके अंदर आपके डिफरेंट जो एक्सपेंडिचर्स हैं, जो ऑब्लिगेशन है वो पूरी कर रहे हो, एंड वट एवर इज़ देयर फॉर द कंपनी टू इंजॉय, और जो उसके पास फंड्स हैं, जो उसके रिटेन अर्निंग्स हैं, दैट मस्ट बी यूज एज दी कैश फ्लोज, जिसको आप डिस्काउंट करना चाहिए। और यही बताया गया कि जनाब आप हमेशा वो कैश फ्लो लें जो कि आफ्टर टैक्स बेसिस है, एंड मेक श्योर दैट कैश फ्लोज आर रिकॉर्डेड ओनली व्हेन दे अकर। ये जो एक मेन स्टेटमेंट दी है कि जनाब आपने ये भी, क्योंकि अक्रूवल बेसिस हैं, आपकी अकाउंटिंग बेसिस भी हैं, अक्रूवल बेसिस भी हैं, सो यू गॉट टू क्लेरिफाई इन ऑर्डर टू एक्यूमुलेट द कैश फ्लोज, क्योंकि ये आपकी जो एक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग है या आपकी डिफरेंट है, उनके आपके डिफरेंट स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, आपके डिफरेंट रूल्स फॉलो हो रहे हैं, जिसकी बेसिस पे वो जनाब आपकी एक्रूवल बेसिस पे भी पहले है आपकी, दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम कि जो कैश आपकी एक एक्यूमुलेट होता है, तो ऑन दैट बेसिस आप हमेशा कैश को उसी वक्त रिकॉर्ड करें जब ये अकर हो रहा है, जब इसकी पेमेंट हो रही है, जब देयर इज एक्सचेंज बिटवीन इन हैंड द कैश इज एक्सचेंजिंग, एंड नॉट व्हेन वर्क इज अंडरटेकन और ए लायबिलिटी इज इनकर्ड। तो लायबिलिटी वाली आप छोड़ देंगे, तो वही जो आपने सॉलिड चीज़ उठानी है, कैश का उठाना है, क्योंकि दैट इज़ ए फिगर, दैट इज़ ए अर्निंग अमाउंट, जो कि आप उसको डिस्काउंट कर सकते हैं, क्योंकि यही एक रियलिटी है जो कि कंपनी के पास एज ए फंड आया है। वट एवर द लायबिलिटीज आर, यू डोंट हैव टू इनकलकेट इट and add it into the cash, that is very important, otherwise the whole calculation would be misleading, right जी। एंड नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। दूसरा जो important point है that is estimate cash flows on an incremental basis।
और जैसे कि हमने पीछे देखा कि जनाब पीछे एग्जांपल के अंदर जो आपने लेक्चर्स के अंदर गो थ्रू किया कि जी इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और उसी की बेसिस उसी एस्टिमेशन है जो कैश फ्लोज है। हमने इंक्रीमेंटल बेसिस का मतलब ये है कि जनाब इसके अंदर जो भी इन्वॉल्वमेंट है, जो भी एक्स्ट्रा इसकी अप्रिसिएशन है या कैश फ्लो को जो एस्टिमेट करते हुए जितनी भी ग्रोथ रेट है, जो भी इसका प्रोसेस है, वो आपने ऑलवेज यू गॉट टू estimate the cash flows on the incremental basis। और इसमें ये इन्होंने बताया कि the value of a project depends on all the additional cash flows that follow from project acceptance। याद रखें कि कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट है और उन्होंने बताया कि जो कैश फ्लोज के साथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्टेड जो कैश फ्लोज हैं दैट मस्ट बी अ पार्ट ऑफ द मेगा प्रोजेक्ट, वो उसी ही की शाखें हैं, उसी की रूट्स हैं। यू गॉट टू कंसीडर दोज कैश फ्लोज एज वेल जो कि आपको आगे जाकर फ्यूचरिस्टिक लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स दे रहे हैं। सो यू गॉट टू आइडलाइज इट, यू गॉट टू टेक इनटू द अकाउंट एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यही इसी स्लाइड के अंदर आपको बताया जा रहा है। डू नॉट कंफ्यूज एवरेज विद इंक्रीमेंटल पे ऑफ्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट इसके अंदर कि वाइल एस्टिमेटिंग द कैश फ्लोज ऑन एन इंक्रीमेंटल बेसिस, इसमें आपको जो बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि जनाब आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि एवरेज विद द इंक्रीमेंटल पे ऑफ्स, कि जनाब आपको एक एवरेज अमाउंट है, आप कोई भी प्रोजेक्ट को एनालाइज करते हैं और आप कहते हैं कि हाँ ये जो प्रोजेक्ट है इसके अंदर मुझे कम से कम कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल रहा है या कुछ ना कुछ ऑन एवरेज मिल रहा है, तो आपने वो जो एवरेज है और प्लस आपने जो इंक्रीमेंटल पे ऑफ्स हैं यानी कि उसके अंदर मैनी फोल्ड या डबल फोल्ड जो आपको प्रॉफिट्स हैं, यू डोंट गेट कंफ्यूज इन बिटवीन, क्योंकि आगे जाकर वही आपको है जो कि आपकी नेट कंट्रीब्यूशन को इंक्रीज कर रहा है। एंड ऑलवेज गो फॉर दैट जिसके अंदर आपकी कैश फ्लोज डबल हो रही हैं। So does it always make sense to throw good money after the good? इसके अंदर हम इस एग्जांपल को ले सकते हैं कि लेट्स सपोज कि जी एक नॉर्मल जो फाइनेंशियल मैनेजर है वो किसी भी एक बुरे प्रोजेक्ट पे जब इन्वेस्टमेंट करने जाएगा तो ही गोना थिंक ट्वाइस और थ्राइस। सो बेसिकली उसके अंदर जो सर्वाइवल के चांसेस है बड़े लिमिटेड है। तो ये तो एक आपकी एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट है, एक आपके यूनिवर्सल अंडरस्टैंडिंग है जिसके अंदर यू नेवर गो फॉर इन्वेस्टिंग इन दैट प्रोजेक्ट ऑप्शन जो कि आपका एक बैड एक्सपीरियंस है या आपको आगे लग रहा है कि जी ये कोई आपका जो रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा वो सॉलिड प्रोड्यूस नहीं करेगा या आपके ऑब्जेक्टिव को ये लेंथी करेगा लॉन्ग टर्म प्रोसेस। एक सिंपल प्रूडेंट सोच है किसी भी मैनेजर की। लेकिन व्हाट अबाउट हाउ अबाउट कि जी इज इट अ गुड स्ट्रेटेजी टू थ्रो ए गुड मनी आफ्टर ए गुड, जो भी ऑप्शंस आपके पास हैं। सो दैट इज बेसिकली मेकिंग सम सेंस आउट ऑफ इट। यू गॉट टू कंसिडर इट कि जी एक जो कोई भी प्रोजेक्ट है और वो आप कंसिडर कर रहे हो कि दैट इज ए गुड जो फ्यूचरिस्टिक है, तो उसके अंदर जो पैसा है आप उसके अंदर जब थ्रो करोगे सो डज मेक इट सेंस और नॉट। फॉर एग्जाम्पल हम रेलवे ब्रिज रिपेयर प्रोजेक्ट की बात करते हैं। अब हमें पता है कि जी रेलवे ब्रिज ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर आपके दूरअंदेश जो आपके इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं, जो आफ्टर मैथ्स हैं, बड़े पॉजिटिव हेल्दियर होंगे क्योंकि इसके साथ साथ जो भी जुड़े हुए हैं, जो भी एलिमेंट्स हैं दैट गोइंग टू एड अप योर प्रॉफिट्स, और बड़ी अच्छी अर्निंग्स है, बड़ी अच्छा प्रॉफिट है क्योंकि दैट इज वो जो प्रोजेक्ट होते हैं जो कि जिनके साथ और भी बेनिफिट्स अटैच होते हैं। लेकिन थिंक अबाउट कि दिस इज बेसिकली द रिपेयर प्रोजेक्ट, यू नो वी सम हाउ फॉरगेट कि जी इसकी रिपेयरेंस, इसकी जो रिपेयर है, इसकी जो डिफरेंट मेंटेनेंस है, तो उसके अंदर कितनी कॉस्ट आपकी आ सकती है। तो इट जस्ट लाइक कि जनाब आपकी एक जो डेड मीट है, एक डेड प्रोजेक्ट है या फिर ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर पता है कि एक दफ़ा ये लाइव हो गया तो जो इसके अंदर दूरअंदेश इसके रिजल्ट्स आएंगे, तो इस बेसिस पे सम हाउ यू कैरिड अवे और यू आर ओनली फोकसिंग ऑन कि जनाब आपका जो प्रोजेक्ट एक है वो आपको आगे जाकर बड़ा बेनिफिट देगा क्योंकि नोबडी इज टेकिंग इट एंड एवरीबडी इज एक्सपेक्टिंग कि ये जो प्रोजेक्ट है ये बड़ा बेनिफिशियल होगा। लेकिन समटाइम्स आपकी जो हिडन कॉस्ट है, एक्सपेंडिचर्स हैं रिपेयर और मेंटेनेंस पे, दैट इज टू मच टू एब्जॉर्ब बाय दोज प्रोजेक्ट्स और जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आगे आती है। तो समहाउ अगेन पैसा जो है, जो आपके फंड्स हैं, दैट इज समहाउ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी इसके अंदर शामिल है, वो एक लायबिलिटी ऑब्लिगेशन भी है। तो यू गॉट टू कंसीडर बोथ ऑफ द ऑप्शंस, जिसके अंदर पहला हमने डिस्कस किया कि जनाब एक जो बुरा प्रोजेक्ट है उसमें तो कोई भी नहीं करेगा, एक प्रूडेंट सोच है। लेकिन व्हाट अबाउट कि जी आपने गुड ऑप्शन जो कंसीडर किया हुआ है, इज इट दैट गुड और नॉट टू फाइनेंस इट विद गुड कैश। सो दिस इज जिसके अंदर हमने ये एग्जांपल देखी कि जी रेलवे जो ब्रिज आपके रिपेयर प्रोजेक्ट्स हैं और कोई भी रिपेयर प्रोजेक्ट्स है आपके, उसके अंदर आपके पास प्रॉफिट या लेंथी
आपकी यही सोच होगी कि जी इसके अंदर आपको जो प्रॉफिट आ रहा है या जो आपके अंदर इसके जो बेनिफिट्स होंगे दैट इज़ वेरी गुड, लेकिन समटाइम्स आपके जो हिडन कॉस्ट है, एक्सपेंडिचर्स हैं, दैट बेसिकली टेक यू अवे फ्रॉम योर ऑब्जेक्टिव, और यही प्रॉब्लमेटिक एक इशू है और जो कि आपको प्रॉब्लम ला सकता है। जनाब, इंक्लूड ऑल इंसिडेंटल इफेक्ट्स। अब अगर हम इसी को कंसिडर करें कि वही जो आपकी कैश फ्लो एस्टिमेशन है उसके जो आपके इंक्रीमेंटल जो आपके इफेक्ट्स हैं, इसके अंदर इंसिडेंटल जो इफेक्ट्स हैं वो शामिल करें कैसे। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू इंक्लूड ऑल इंसिडेंटल इफेक्ट्स ऑन द रिमाइंडर ऑफ द बिजनेस। फॉर एग्जांपल, a branch line for railway may have a negative NPV when considering in isolation, but still be a worthwhile investment when one allows for the additional traffic that it brings to the main line. Again, आपकी जो रेलवे रोड है, आपकी रेल रोड है, जो भी ब्रांच लाइन है, ऑब्वियसली उसके रिपेयर मेंटेनेंस है, वो जब आप उसको कंसीडर करोगे, सो दैट कम्स अप विद नेगेटिव एनपीवी, नेगेटिव नेट कंट्रीब्यूशन टू द वैल्यू, एंड समटाइम्स यू जस्ट निगलेक्ट दैट एज इट इज़, क्योंकि आपको पता है कि जो एनपीवी है उसका अगर नेगेटिव क्राइटेरिया, उसका रिजेक्शन एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या है। लेकिन थिंक अबाउट कि उसके जो इंसिडेंटल इफेक्ट्स हैं, उसके जो आपको जो इनडायरेक्टली डिफरेंट सिम्टम्स, डिफरेंट एलिमेंट्स उसके साथ अटैच हैं, उनको कितना फ़ायदा होगा। और आहिस्ता आहिस्ता जब आप यू ब्रिंग एवरीबडी लाइव टू दैट सर्कल और उसके अंदर आप उसको इन्वॉल्व करेंगे, उसकी एक्टिविटीज़ होंगी, तो थिंक अबाउट कि जी प्रॉफिट और जी जो आपको इनकम उससे जनरेट हो सकती है। तो इसी बेसिस पे उन्होंने बताया है कि जब आपने कैश फ्लो एस्टिमेट करना है, यू गॉट टू कंसीडर एवरी सिंगल एस्पेक्ट ऑफ इट, जो भी आपके इंसिडेंटल इफेक्ट्स हैं। नाउ डू नॉट फॉरगेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। अगेन देखें जी, कोई भी आपकी वर्किंग जो कैपिटल है दैट इज बेसिकली सिंपली कि आपके जो भी आपकी करंट एसेट्स हैं और करंट लायबिलिटीज़ हैं, आप उसका डिफरेंस लेते हैं एंड यू कम अप विद द एक्चुअल नेट वर्किंग कैपिटल। और हमें पता है कि जो आपकी एक एसेट्स हैं, आपके जो करंट एसेट्स हैं, दैट इज सिंपली द कैश, फिर इन्वेंट्रीज हैं, उसके अंदर इन्वेंट्री टर्नओवर्स के भी इश्यूज है, उसमें मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ भी है एंड ऑल दैट। और उसमें से जो लायबिलिटीज़ है आपकी, जो करंट लायबिलिटीज़ है, जो अकाउंट्स पेबल्स हैं, आपके पे ऑफ्स हैं, जो करंट लायबिलिटीज़ हैं, आप उसमें से माइनस करते हैं एंड यू गेट द रिजल्ट कि जी आपकी एक्चुअल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स क्या है, या आपके पास कैश इन हैंड, या आपके रिसोर्सेज क्या है, और हाउ इफेक्टिवली दी कंपनी और द कॉर्पोरेशन इज बेसिकली जो कैपिटल उसने एम्प्लॉयड किया हुआ है उसको वर्कआउट कर रही है इन ऑर्डर टू जनरेट द प्रॉफिट। Now this investment should therefore be recognized in your cash flow forecast. Sometimes उसको carried away, we just carried away with that, we just simply get the cash. लेकिन इसी जो वर्किंग कैपिटल है, जब उसके अंदर चेंजिंग आएगी तो you got to add it if there is a addition in it and subtract it when there is a decrease in it. So इन सब्ट्रैक्शन इन इट, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जो वर्किंग कैपिटल है, दैट बिकम ए पार्ट ऑफ योर होल चंक जो आपका कैश का है। और इसके अंदर यही आपको बताया गया है कि डू नॉट फॉरगेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, राइट। नाउ इंक्लूड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एज वेल। The cost of a resource may be relevant to the investment decision even when no cash changes hand. Again, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हमने बड़ा डिस्कस किया है। इसके अंदर ये बताया गया है कि जी आपकी कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़, आपकी कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट, हम आप देखते हैं कि जनाब कि आप किसी एक प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, आपने अल्टरनेटिव जो अपॉर्चुनिटीज़ है उसको आपने छोड़ा, उसको आपने लीव किया, और उसकी बेसिस पे जो आपको प्रॉफिट, उसके जो रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न है, आप उसी बेसिस को एक हर्डल रेट बना लेते हैं और हर्डल रेट से डिस्काउंट करते हैं अपनी जो भी आपने एक प्रेफरेंस दी हुई है किसी भी अपॉर्चुनिटी को। व्हाट इफ कि ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्यों नहीं हो सकती कि जनाब आपका कोई भी प्रोजेक्ट है या कोई भी ऐसा एसेट है जिसके जो कि बन सकता है आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इवन दो कि आपकी कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई, कोई कैश इन चेंज नहीं हुआ, कोई इधर एग्जांपल जो दी गई है वो क्या डिस्कस किया गया। फॉर एग्जांपल, सपोज ए न्यू मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन यूजेस लैंड विच कुड अदरवाइज बी सोल्ड फॉर $100,000। अगेन उन्होंने कहा कि कोई भी एक मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन यूनिट बनाया जा सकता है। लेट्स से कि एक लैंड है, एक आपके पास फैक्ट्री आउटलेट के लिए जगह है और पार्ट्स ऑफ लैंड इज गिवन, आपके पास पोजेशन है उसकी और आप उसको यूज़ नहीं कर रहे। व्हाट इफ कि अगर आप उसको यूज़ नहीं कर रहे, इज दैट बिकम द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? यस, व्हाई नॉट, क्योंकि उसकी एक इकोनॉमिक वैल्यू है। यही हम टेंजिबल एसेट की बात कर रहे हैं। एंड व्हेन वी आइडलाइज एंड व्हेन वी एवेल्युएट द नेट प्रेजेंट वैल्यू क्राइटेरियन, और जब हमने इसमें देखना है कि जनाब कि वो जो कैश फ्लो का है कि हिस्सा बनता है कि नहीं बनता, दैट इज अ पार्ट ऑफ योर कैपिटल नाउ, सो यू कैन एड अप कि इन योर नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशन, क्योंकि यही है कि यू गॉट टू डिस्काउंट इट। आपने उसको एडिशन में लेकर आना है, आपने इसको बेसिकली यूज करना है, आपने ऐड करना है इस चीज को, क्योंकि थिंक अबाउट द अमाउंट और द कैश यू कैन जनरेट आउट ऑफ दैट
asset, A, the land. Or this example prompts us to warn you against judging projects on the basis of before versus after. हम ये भी कह सकते हैं कि लेट्स से कि जनाब आपके पास एक लैंड है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वट इफ कि जनाब आप 1 साल तक इंतजार करते हो, कोई प्रोजेक्ट है उसका अल्टरनेटिवली आप उसको उसी पे मैन्युफैक्चरिंग को यूनिट बनाना है आपने, आप उसको यूज़ नहीं करते। तो क्या है, एक तो अप्रोच ये है कि जनाब एट द एंड ऑफ द डे आपके पास वही लैंड है, देयर इज नो कैश इन इट, और आपके पास कोई यानी कि कोई और जो जिसे कहते हैं कि जी आपकी कैश इक्विवेलेंट कोई चीज़ नहीं है उसके, तो यू सिंपली सेड कि जी मेरे अकाउंट में कोई चीज़ गिरी नहीं है बाय आइडलाइजिंग के जनाब आपने यही सोचा है कि ये जो लैंड है इसको मैंने यूज़ नहीं किया या अभी एक अपॉर्चुनिटी है, सो व्हाई नॉट, दिस इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अगर उसकी प्राइस लैंड की $100,000 होगी, राइट। तो यही अगर आप दूसरी अप्रोच में लेकर आए जिसके हम कहते हैं विद और विदाउट, कि अगर उस लैंड के साथ है, अगर विदाउट दैट लैंड है तो हाउ मच अमाउंट यू कैन गेट। सो विद दैट ऑब्वियसली देयर इज नो कैश इन इट बट देयर इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एक कॉस्ट पड़ रही है इसके पास जो इसकी प्राइस है, एंड विदाउट इट जब उसको आप छोड़ देंगे, जब आप उसको सोल्ड आउट कर देंगे, बेच देंगे, सो दैट बिकम ए पार्ट ऑफ योर कैश। So this is why it is very important कि जी always try to include whatever the opportunity cost is there and you got to add up in your cash, क्योंकि यही आपको बताएगा कि अदरवाइज यू कैन यूज इट। अगर आपके पास यही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, लेट्स से आप कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बना रहे हैं, दैट बिकम्स एडेड इनटू योर लैंड एंड दैट इज बेसिकली योर इनिशियल इन्वेस्टमेंट। So why not you can consider those tangible assets as well. However, where the resource can be freely traded, its opportunity cost is simply equal to the market price. और आमतौर पे हमने ये देखा कि कोई भी एक एसेट है, कोई भी एक फिजिकल टेंजिबल एसेट है, उसकी अगर आपने प्राइस लगानी है या उसकी आपने इक्विवेलेंट मार्केट में जाकर उस मार्केट को रेफर करेंगे जहाँ पे उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यू वांट टू एवेल्युएट और यू वांट टू रियलाइज इट्स एक्चुअल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो यू कैन इजीली गो टू दैट मार्केट वेयर दैट एसेट और द कमोडिटी इज बीइंग ट्रेडेड आउट, राइट। तो आप बायर और जो सेलर है उसके कॉन्सेप्ट को लेते हुए आप उसकी इजीली अल्टरनेटिव ऑप्शन देकर उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकाल सकते हैं, राइट जी। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। फॉरगेट सम कॉस्ट। अब ये वही चीज़ें हैं जो कि हम कैश फ्लो की इंक्रीमेंटल बेसिस पे एस्टिमेशन कर रहे हैं, क्योंकि एस्टिमेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ द कैश फ्लो, क्योंकि यही रिमेंबर यही कैश फ्लो है जो कि आप हमने पिछली एग्जांपल्स के अंदर दिया कि हमने ये एज्यूम किया कि जनाब ये कैश फ्लो आपको एस्टिमेटेड मिलनी ही है ओवर दी पीरियड ऑफ टाइम। तो उसी बेसिस पे हम ये इसको एस्टिमेट कर रहे हैं और इस स्लाइड के अंदर आपको ये बताया जा रहा है कि जी फॉरगेट सम कॉस्ट्स। नाउ व्हाट आर द सम कॉस्ट। देखें कोई भी आप एक आप कोई भी इन्वेस्टमेंट पहले करते हैं, इनिशियल आउटले आपकी है, एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, आप जनाब किसी भी लैंड के अंदर उसको आपने बराबर करना है, यू वांट टू बिल्ड अप एनी योर ऑफिस आउटले, ठीक है जी, आप उधर आउटलेट बनाना चाह रहे हैं कोई, या आपकी कोई भी ऐसी इन्वेस्टमेंट है जहाँ पे उसको थोड़ा सा इनिशियल कटिंग चाहिए, उसको कोई इन्वेस्टमेंट चाहिए कि वो शेप अप अच्छा दे दे, so that is basically your sunk cost. Even though whatever the result of your investment, either you go for the investment or not, that is a separate issue, क्योंकि जो sunk cost है that is basically part of your cost, actual cost, और जो कि आप obviously are like spilled milk. यहाँ पे पहली जो बुलेट है उसके अंदर ये बताया गया कि sunk costs are like spilled milk, कि जनाब ये वही है कि आपने मसलन ये जो दूध है ये खराब हो गया, राइट, ये एक ऐसा है, ये स्पॉइल्ड मिल्क है, ये स्पिल्ड मिल्क है, आई मीन इट्स नॉट ए स्पॉइल्ड वन, दिस इज बेसिकली समहाउ कि जी स्पिल्ड मिल्क है कि जनाब आपके पास था और वो आपसे गिर गया। सो दे आर पास एंड इरिवर्सिबल आउटफ्लोज। इसके अंदर हमने ये देखा है कि जनाब दे आर पास एंड इरिवर्सिबल आउटफ्लोज, कि ये एक ऐसी आपकी एक्सपेंस है, एक आपकी ऐसी कॉस्ट है जो कि यू कैन नॉट रिवर्स इट। तो डियर स्टूडेंट्स, सम कॉस्ट बेसिकली इज दैट कॉस्ट which is irreversible, that is a total expense, and the sunk costs are bygones, they cannot be affected by the decision to accept or reject the project। जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि कोई भी ऐसी आउटले जिसके जो कि आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन पे अगर वो रिजेक्ट है या एक्सेप्ट है कोई भी असर नहीं डालती, क्योंकि यही आपकी एक जो कॉस्ट है दैट बेसिकली डिस्क्राइब्स, दैट बेसिकली टेल्स यू कि जी यू गॉट टू इन्वेस्ट इट एंड you got to understand it. Again, be aware of allocated overhead costs. A project may generate extra overhead expenses, then again it may not. और वही हमने देखा कि जी प्रोजेक्ट में जनरेट एक्स्ट्रा ओवरहेड एक्सपेंसेस, कि जो भी एक प्रोजेक्ट है, लेट्स से
आपने प्रोजेक्ट को इनिशिएट किया और पता चला कि जनाब ये जो प्रोजेक्ट है उसके कंपेयर टू डिफरेंट प्रोजेक्ट, यू ट्राई टू फाइंड आउट द इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज, क्योंकि जो ओवरहेड है आपके, कोई भी लेबर है, कोई भी आपकी एक्स्ट्रा है, वो एक ही दफ़ा आपकी लग गई, ठीक है। सो यू डोंट हैव टू एलोकेट अगेन द ओवरहेड कॉस्ट टू द प्रोजेक्ट। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो रेप्लिकेशन है, जो कि आपका अगेन एडिशन है कॉस्ट की, यू गॉन्ट टू कंसिडर कि जी आपने वो जो ओवरहेड कॉस्ट है जो कि आपकी एक फैक्ट्री आउटलेट के अंदर है, आपके डायरेक्ट मटेरियल पे है, लेबर्स पे है। सो दिस इज अगेन वेरी concern issue in order to estimate your cash flows. We should be cautious about assuming that the accountant's allocation of overhead represent the true extra expenses that would be incurred. और यही जो एक अकाउंटेंट है वो जब भी ओवरहेड का अगर एडिशन लगा रहा है, सो दैट मस्ट बी शोइंग एग्जैक्टली व्हाई ही इज डूइंग इट, और जो उसकी पोर्ट्रे होनी चाहिए और जो उसकी रिप्रेजेंटेशन है अगर वो इनकर है। अदरवाइज यू डोंट हैव टू डबल कॉस्टिंग नहीं करनी चाहिए उसको। ले जनाब एक केस स्टडी करते हैं। साइमन नॉर्थ, in 1898 Simon North announced plans to construct a funeral home on land he owned and rented out as a storage area for railway carts. तो इधर हम देखते हैं जनाब कि आपके पास जो केस है साइमन नॉर्थ का, एंड इज बेसिकली डिस्क्राइबिंग कि जनाब 1898 में अनाउंस प्लान्स टू कंस्ट्रक्ट ए फ्यूनरल होम। एक फ्यूनरल होम जनाब उसने कहा कि जी मैंने करना है ऑन लैंड, और लैंड ऑब्वियसली इसी साइमन नॉर्थ का था, एंड रेंटेड आउट एज ए स्टोरेज एरिया फॉर रेलवे कार्ड्स, जो कि एक जो भी है रेलवे कार्ड के लिए उसने रेंट आउट एक स्टोरेज एरिया दिया हुआ था जिसके अंदर आके आपका जो भी सामान वगैरह है या आपके जो भी स्टोरेज एक गिवन था जो कि रेलवे के लिए यूज होता था। ए लोकल न्यूज़पेपर कमेंटेड मिस्टर नॉर्थ फॉर नॉट पुटिंग द कार्ड बिफोर दी हेयर्स। एक लोकल न्यूज़पेपर उसकी एक कमेंट है वो बताया गया है, जो कि उन्होंने बताया कि जी रेंटल इनकम फ्रॉम द साइट बेयरली कवर्ड रियल एस्टेट टैक्सेस। जो भी आपकी एक रेंटल इनकम है फ्रॉम द साइट जो कि उसको मिल रही थी, वो कहते हैं कि जी जो आपके टैक्सेस हैं रियल एस्टेट टैक्सेस उसको बड़ा मुश्किल से वो कवर कर रही थी। तो इधर जो आपके टैक्सेस हैं दैट इज इशू फॉर द नॉर्थ नाउ, बट द साइट वाज वैल्यूड एट $4,500,000. However, Mr. North had refused several offers for the land and planned to continue rented out it for some reason. The funeral house was not built. और अगेन आप क्या कर रहे हैं जनाब, जो साइमन नॉर्थ साहब हैं जी कि जी वो जो फ्यूनरल होम बनना था दैट इज समहाउ द प्रोजेक्ट, ठीक है जी। और ये जो 45,000 है दैट बिकम द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। Therefore, he did not include the value of the land as an outlay in his NPV analysis of the funeral home, जो कि obviously यहाँ पे बताया गया कि जनाब he didn't do it, उसने include नहीं किया। और हमने देखा कि जो एक piece of land है, जैसे हमने previous example कि जी with and without concepts अगर आप चलें तो what the Simon should do, what his was this the correct procedure and explain। obviously हम देखते हैं आगे जाके no, this is not the correct procedure. Definitely, this is not the correct procedure. The opportunity cost of the land is its value in its best use. So, Mr. North should consider the 45,000 value of the land as an outlay in his NPV analysis of the funeral home. और यहाँ पे वो जनाब ये बता रहे हैं कि this is actually basically the cost of capital to Simon in NPV calculation of funeral home, बिकॉज हमने ये डिस्कस किया कि ये जो आपका 45,000 है दैट इज ए कैश इफ सोल्ड आउट, जो कि डिफरेंट ऑफर्स थी, लेट से आपको डिफरेंट ऑफर्स गिवन है इन ए क्रॉसपेंडिंग ईयर। तो यही ये बताया गया कि जनाब आप जब भी किसी को या किसी ने आपसे एडवाइस लेनी है, या इस टिपिकल एक एग्जांपल में जो कि साइमन नॉर्थ की थी उसमें यही बताया गया आपको कि जनाब अगर वो कोई भी एक पीस ऑफ लैंड है और उसकी जो अल्टरनेटिव ऑप्शन है वो यही है कि यू कैन इजीली बिल्ड द फ्यूनरल होम एंड यू कैन जनरेट प्रॉफिट आउट ऑफ इट। सो जब वो एनपीवी अपनी नेट प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करेगा तो ही गॉट टू अंडरस्टैंड द वेरी बेसिक, जहाँ पे उसको ये कैश जो उसको अदरवाइज मिलना था अगर वो लैंड को यूज कर लेता है या सोल्ड आउट कर लेता है,
कंज्यूम कर देता है इनटू द कैश, किसी और को सोल्ड आउट करता है जो इसको ऑफर्स आ रही हैं, तो ही नीड टू अंडरस्टैंड कि ये $45,000 जो हैं दैट बिकम्स द आउटले, इनिशियल आउटले इन दी एंड कैन बी यूज इन दी एनपीवी एनालिसिस। ठीक है जी, जो भी हम हमने कॉन्सेप्ट पीछे डिस्कस किया। नाउ द इन्फ्लेशन रूल, बी कंसिस्टेंट इन हाउ यू हैंडल इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन इज वेरी ट्रिकी पार्ट, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है दैट इज द एक्स्ट्रा इन्फ्लेशन जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है आपकी ब्रिंगिंग एक एक्स्ट्रा है, कॉस्ट है आप कह लें जनाब, या ये आपकी जो आपकी परचेजिंग पावर है, ठीक है, उसको लो करती है, एंड अदरवाइज दैट ब्रिंग ए डिक्लाइन इन दी एसेट वैल्यू एज वेल। अगेन यूज नॉमिनल इंटरेस्ट रेट टू डिस्काउंट द नॉमिनल कैश फ्लो। यहाँ पे हमने देखा जो एक और रूल है कि जी जो आपका नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है, लेट्स से अगर वो 9% गिवन है, तो दैट must be used in order to discount nominal cash flows, ठीक है, जो कि जिसमें इन्फ्लेशन ऐड होता है। For real interest rate to discount real cash flows, again rule is very simple. If the nominal interest rate is being used to discount the nominal cash flows, how about real interest rates to be discount real cash flows? कि जनाब आपकी जो रियल कैश फ्लोज है, ठीक है जी, मस्ट बी डिस्काउंटेड बाय वट एवर, लेट से वो कहता है कि जनाब रियल इंटरेस्ट रेट है, ठीक है जनाब, एंड यू विल गेट द सेम रिजल्ट वेदर यू यूज नॉमिनल एंड रियल फिगर्स। उसको हम देखते हैं कि लेट्स कंसीडर इट एग्जांपल, यू ओन लीज दैट विल कॉस्ट यू $8,000 next year, increasing at 3% a year. Now here this is basically the actual cost, 8,000 next year, and this is the increasing a 3% of it. तो जनाब पता ये चला कि this is actually your inflation, and for 3 additional years, 4 years in total, तो यहाँ पे आपको जो टाइम पीरियड है दैट इज गिवन t इज इक्वल टू 4। इफ डिस्काउंट रेट्स आर 10%, व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कॉस्ट ऑफ द लीज। उन्होंने कहा कि जनाब फाइंड आउट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द लीज कॉस्ट, और हमें पता है कि जनाब कि यहाँ पे अगर डाटा देखा जाए तो इसकी 2 शाखें निकल रही हैं। नंबर 1 कि जो भी आपकी कॉस्ट है ये एट द रेट ऑफ 3% इंक्रीज कर रही है और द कॉरस्पॉन्डिंग ईयर्स, और आपके पास जो डिस्काउंट रेट गिवन है दैट इज बेसिकली द 10%, जो कि हम ये कंसीडर करते हैं, लेट्स अज्यूम कि जनाब दिस इज ए नॉमिनल वन, ठीक है जी। अभी हम देखते हैं इसको हाउ टू कैलकुलेट इट। हमें पता है कि जी 1 प्लस रियल इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू 1 प्लस नॉमिनल इंटरेस्ट रेट एंड 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट। इसको हम मजीद देखते हैं कि लेट्स अज्यूम एग्जांपल जो है ईयर 1, इसके अंदर जनाब आपके पास कैश फ्लो है, दैट इज बेसिकली द कैश फ्लो एक्चुअली, और हम ये देख रहे हैं कि जी इन द कॉरस्पॉन्डिंग ईयर्स 3, 4 ये जो एट द रेट ऑफ 3% इंक्रीज कर रही है, सो दिस इज समहाउ द real cash flow, ठीक है, year 1, and this is you are multiplying it, you try to find out the future value of it which is the present value into 1 plus r into t। इस फार्मूले के तहत हम जब गए तो आपके पास ये जो आपके पास ये कैश फ्लोज आई हैं, लेट से मैं यहाँ पे लिखता हूँ कैश फ्लो 1 प्लस कैश फ्लो 2 प्लस कैश फ्लो 3, these are basically the $8240 plus $8240 again $8487.20, और ये आपका सारा आप ये देख सकते हैं कि जनाब दिस इज एक्चुअली गिविंग यू दी एक्चुअल कि ये जो आपकी कैश फ्लो चल रही है, राइट, दैट इज समहाउ गिविंग यू द कॉन्सेप्ट ऑफ कि ये अब आपकी बन गई है नॉमिनल कैश फ्लोस, ठीक है जी।
अब इसकी जब आपने प्रेजेंट वैल्यू फाइंड की, बिकॉज यू वांट टू फाइंड आउट अगर आपका डिस्काउंट रेट ये गिवन है, लेट्स मैं ये कहता हूँ कि जी आपका डिस्काउंट रेट गिवन है 10%, उस पर जब आप डिस्काउंट करेंगे दैट गिव्स यू दी प्रेजेंट वैल्यूज, जब इसको आप एड अप करेंगे सारे को, सो दैट इज एक्चुअल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीव्स। ठीक है जी, ये जो है आपकी, और यहाँ पे हमें पता चला सिंपल जो कि हमने प्रीवियस स्लाइड के अंदर देखा कि दैट इज एक्चुअली दी 1 प्लस रियल इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू 1 प्लस नॉमिनल इंटरेस्ट रेट डिवाइड बाय 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट। और उसी में जब हमने कैलकुलेट किया यू गॉट टू आइडलाइज, आपने क्या कैसे कि ये जो आपकी 8000 है कैश फ्लो, राइट, दैट इज वेयर कि जी आप जो इन्फ्लेशन है उसके अंदर एडजस्टेड नहीं है, तो हर साल क्योंकि आपकी एक एस्टिमेशन है कि इन्फ्लेशन के अंदर चेंज आएगा, सो यू गॉट टू एडजस्ट दैट इन्फ्लेशन इन इट। अच्छा, इसके अंदर जब ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली इसकी बढ़ेगी फिगर, उसकी वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन वैल्यू नहीं इन टर्म्स ऑफ अमाउंट, क्योंकि उसकी जो रियल टर्म्स के अंदर है उसकी जो परचेजिंग पावर है उस पैसे की बेसिकली वो कम ही है। तो जब आपने इसको ऐड किया और जब उसको उसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इस कैश फ्लोज की, तो ऑब्वियसली दैट गिव्स यू द अमाउंट 26,429 और 430 अप्रॉक्सीमेटली। नाउ डियर स्टूडेंट्स, गौर से देखिएगा, अब रियल फिगर्स जो रियल आपका है, रियल फिगर्स के लिहाज से हम कैलकुलेशंस करते हैं और हम ये देखते हैं कि आया कि जो आपने नॉमिनल की अभी कैलकुलेशंस की, आया कि उसमें कोई फर्क पड़ता है कि नहीं। तो हमने देखा कि जो हमारे पास कैश फ्लोज आई जो कि नॉमिनल, उसको हम जब डिस्काउंट करेंगे यू गेट दी रियल फिगर्स इन टर्म ऑफ दिस। लेट्स सपोज कि जी आपके पास ये एक कैश फ्लो थी जो कि आपकी जो कॉस्ट है, एंड देन दिस इज बेसिकली CF1, दिस इज बेसिकली CF2, दिस इज बेसिकली CF इन 4 ईयर। और इसमें हमने देखा कि जब आप इसको डिस्काउंट करते हैं विद द करस्पॉन्डिंग जो भी आपका एक इन्फ्लेशनरी रेट है, उसके पास आपके पास जो भी एक स्टैटिक फिगर्स आती हैं दैट इज आफ्टर एडजस्टेड द इन्फ्लेशन, जो कि आपकी रियल कैश फ्लोज हैं। और रियल कैश फ्लोज को जब आप डिस्काउंट करेंगे व्हेन यू गोइंग टू डिस्काउंट इट ऑन दिस रेट जो कि आपके पास रियल रेट है, तो यू कैन इजीली फिगर आउट कि जी एक्चुअल आपके पास वैल्यूज जो हैं दैट कम्स अप द सेम अमाउंट। अच्छा, अब जो रियल इंटरेस्ट रेट है उसका रेट क्या है 1 प्लस जो आपका रियल है, जो भी आपका एक इंटरेस्ट रेट है दैट इज इक्वल टू 1 प्लस नॉमिनल इंटरेस्ट रेट डिवाइड बाय 1 प्लस इन्फ्लेशन। ठीक है जी, और इसके बाद जो इसके फिगर आएगी दैट गिव्स यू 6.7961%, जो जिससे हम डिस्काउंट करेंगे यू गेट दी सेम अमाउंट ऑफ रिजल्ट दे। तो जनाब जो रूल है इन्फ्लेशन का, हाउ टू बेसिकली go through with it, how to basically evaluate your present value, you got to consider the nominal cash flows and discounted with the nominal interest rate। और अगर आपने रियल फाइंड आउट करना है, रियल आपके पास डिस्काउंट रेट गिवन है, सो यू गॉट टू एडजस्ट, यू गॉट टू कन्वर्ट दोज नॉमिनल कैश फ्लो इनटू रियल कैश फ्लोज बाय एडजस्टिंग द इन्फ्लेशन। जो भी एक इंक्रीज का जो इन्फ्लेशनरी प्रोसेस है, जो भी इंटरेस्ट रेट है उसको एडजस्ट करेंगे, देन यू गेट द रियल कैश फ्लोज और अमाउंट के अंदर, एंड देन यू गोइंग टू डिस्काउंट इट, तो आपके पास जो रिजल्टेड अमाउंट आएगी, जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दैट लीज है दैट वुड बी द सेम, जो कि 26,429 है। और हमने यहाँ पे देखा 26,429 है जो कि यहाँ पे गिवन है। ले जी अगली स्लाइड में चलते हैं जो इन्फ्लेशन के है, और उसके अंदर आपको दिया गया है जनाब एक एग्जांपल, यू आर गिवन प्रोजेक्ट कैश फ्लोज एस्टिमेटेड इन रियल टर्म्स दैट इज करंट डॉलर्स एंड नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इज 15%। और जनाब यहाँ पे आपके पास उन्होंने बताया कि जी दिस 15% इज एक्चुअली द नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड यहाँ पे जो आपके पास रियल कैश फ्लो गिवन है दैट इज बेसिकली इन ए रियल टर्म, ये आपके पास आप इसके क्या लें रियल फिगर्स है। ठीक है जी, ये आपके इनिशियल आउटले एंड दिस इज योर कॉरस्पॉन्डिंग कैश फ्लोज। हम आप यहां पे कह सकते हैं दीज आर बेसिकली योर कैश फ्लोज, और
इन्होंने बताया कि जनाब ये रियल टर्म्स के अंदर जो कि आफ्टर इन्फ्लेशन एडजस्टेड है, इट वुड बी इनकंसिस्टेंट टू डिस्काउंट दीज रियल कैश फ्लो एट 15%. Obviously this doesn't make any sense at all. इस nominal interest rate को you got to adjust it, you got to figure out कि जनाब आपका जो inflationary process है या जो interest rate है वो क्या है, you got to adjust it and get to the actual real interest rate and then you going to discard it. और vice versa इसका क्या है, अगर आपके पास real cash flows given है तो you got to understand कि जनाब इस real को आप nominal cash flows पे convert करेंगे and then you going to discount it. आइए देखते हैं आगे process. Two alternatives are given, either restate the cash flows in nominal terms, जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि this is A, कि जनाब आपने जो कैश फ्लोज हैं जो कि आपका रियल गिवन है उसको नॉमिनल टर्म्स के अंदर लेकर जाएंगे, यानी कि बेसिकली दिस इज ए कन्वर्जन प्रोसेस, कन्वर्जन फ्रॉम रियल फिगर्स टू नॉमिनल फिगर्स, राइट, एंड डिस्काउंट एट 15%. और हमें पता है 15% इज बेसिकली योर नॉमिनल इंटरेस्ट रेट. ठीक है जनाब. एंड और रीस्टेट द डिस्काउंट रेट इन रियल टर्म्स. अब या तो फिर इस जो रियल आपका जो नॉमिनल है इंटरेस्ट रेट, यू मस्ट कन्वर्टेड इनटू द रियल इंटरेस्ट रेट. जो आपका नॉमिनल है उसको रियल इंटरेस्ट रेट में कन्वर्ट करना है. अज्यूम दैट इन्फ्लेशन इज प्रोजेक्टेड एट 10% ए ईयर. अगर हम कहते हैं कि जनाब यहाँ पे हमें स्टैट्स गिवन है जिसमें बताया गया है जनाब आपका जो इन्फ्लेशन है पर ईयर के हिसाब से 10% की है, तो फिर आप कैसे कन्वर्ट करोगे. कैश फ्लो फॉर ईयर 1 इज, जो हमें पता है 35 था इन थाउजेंड्स, ठीक है, डॉलर्स गिवन है, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे विद द इन्फ्लेशन रेट एंड देन यू गेट ए नॉमिनल, माइंडेड नॉमिनल कैश फ्लोज. ठीक है जी, ऑफ ईयर 1. अच्छा जी, इसी तरह हम प्रोसेस देखेंगे. कैश फ्लो 2 आपके पास जो आएगी उसको इसी तरह आपने जो ईयर 2 के अंदर जो बेसिकली दिस इज योर रियल फिगर, राइट जी, इसको आपने कन्वर्ट किया. दिस इज बेसिकली व्हाट इज नोन एज 10% इन्फ्लेशन रेट. इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, यू गॉट दिस फिगर. कैश फ्लो जो आपकी है 2, दैट इज इन ए नॉमिनल जो फिगर बनेगी. ठीक है जनाब. और इसी तरह सेम रेपिटेशन कैश फ्लो फॉर ईयर 3 भी आपने जब फाइंड आउट की कि जनाब 30,000, इसको आपने ईयर 3 की जो फाइंड की तो 39,930 डॉलर्स बने. तो आपके पास पता है कि जी नेट प्रेजेंट वैल्यू से पहले आप जो भी प्रेजेंट वैल्यू है दैट इज सिंपली द कैश फ्लोज आपके पास से टी है, उसका समीशन डिवाइड बाय 1 प्लस आर और जो भी इसका टी है. और हमें पता है कि जनाब उन्होंने जब डिस्काउंट करेंगे तो ऑब्वियसली जो एनपीवी की वैल्यू है दैट गोज लाइक एनपीवी इज इक्वल टू जो भी आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, ठीक है जनाब, प्लस करेंगे उसको प्रेजेंट वैल्यू और उसके मुताबिक जब आपके पास वैल्यू आए सो दैट गिव्स यू $5,500. तो पता ये चला कि अगर आपके पास कोई भी रियल फिगर हो, कैश फ्लोज गिवन हो और आपके पास नॉमिनल इंटरेस्ट रेट हो तो आपके पास दो सूटेबल अल्टरनेटिव्स हैं. आइदर चेंज द रियल फिगर्स ऑफ कैश फ्लोज इनटू ए नॉमिनल और उस पर डिस्काउंट करेंगे नॉमिनल रेट पे, और चेंज द नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इनटू द रियल फिगर, जिसको हमने बताया कि जनाब उसका अगर आपने फाइंड आउट करना है तो ये सिंपली जो रियल इंटरेस्ट रेट है दैट इज समहाउ इंटरेस्ट कैन बी also written as 1 plus nominal divided by 1 plus INF inflation minus 1. So this is how you get for the real interest rate and you can easily discount it. So dear students, let's discuss the IMNC's Guano project. This is one of the project जो कि हम देखते हैं. You are given the forecast shown in table 1. आपको अभी टेबल नेक्स्ट स्लाइड पे गिवन होगा. The project requires an investment of $10 million.
अब उन्होंने बताया कि जनाब ऐसा प्रोजेक्ट जिसको रिक्वायरमेंट $10 मिलियन है एंड इन प्लांट एंड मशीनरी, जो कि प्लांट एंड मशीनरी है, जो कि लाइन 1 में गिवन है, हम देखेंगे। दिस मशीनरी कैन बी डिसमेंटल्ड एंड सोल्ड फॉर नेट प्रोसीड एस्टिमेटेड एट 1.9 रफली मिलियन इन 7 ईयर्स। आपको जनाब ड्यूरेशन दे दी कि जनाब ये डिसमेंटल और सोल्ड आउट हो जाएगी, और इसके एक साल्वेज वैल्यू भी आपको गिवन दी है फोरकास्टेड प्लांट की, और इसी मशीनरी की उन्होंने बताया कि जनाब इसकी 7 साल के बाद सॉलिड वैल्यू है, डेड एंड है, और जो हम इसको जो रेवेन्यू जनरेट करेंगे वो रफली 1.9 मिलियन है। और उसको हम आगे जाकर देखते हैं टेबल पे कि जनाब ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितनी है जी, जो हमने देखा कि जनाब इसमें 100,000, क्योंकि ये 1000 के अंदर है तो दैट इज बेसिकली दिस अमाउंट। और उसके बाद हमने देखा कि जो एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, जो इसके बाद इसकी वैल्यू है वो दैट इज -1949। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की तरफ देखें, ये एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, डबल डिक्लेयरिंग मेथड, ये एक्यूमुलेट हो रही है ओवर द ईयर्स, और उसके बाद जाकर इसको खत्म कर रही है। ईयर एंड वैल्यू इज गिवन दिस। वर्किंग कैपिटल अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कंसिडर। टोटल बुक वैल्यू इज बेसिकली 3 + 4। नाउ दिस फिगर राइट प्लस this plus this, this plus this, this plus this, and this plus this, this plus this, this plus this, you get the result of this। ये मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर रहा हूँ इसको। यू कैन इजीली फाइंड आउट कि जनाब ये जो टोटल बुक वैल्यू है दैट इज बेसिकली दी ईयर एंड बुक वैल्यू प्लस द वर्किंग कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल में हम देखते हैं कि जनाब ये इसकी जो भी है, और हमें पता है कि जो वर्किंग कैपिटल है दैट इज सिंपली डिफरेंस बिटवीन द करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, ठीक है। और उसके बाद जो फिगर है उसमें ऐड किया, सो दैट बिकम्स योर टोटल बुक वैल्यू। नाउ द सेल्स, जो जनरेशन है जो सेल्स की, ये आपको रिसेप्टिव ईयर्स तक गिवन है। कॉस्ट ऑफ जो CGS है, इसमें से जब आप माइनस किया तो यू गॉट एक्चुअली अदर कॉस्ट भी आपने इसमें से माइनस किया, फिर डेप्रिसिएशन भी है। प्री टैक्स प्रॉफिट जो आपके पास आया ये दैट इज इन नेगेटिव, ऑब्वियसली दैट इज इन नेगेटिव एज वेल। यहाँ से पॉजिटिविटी शुरू है, 1 2 3 4 5 एंड 6। आपके पास कैश फ्लो जो है वो पॉजिटिव है। टैक्स एट 35%, जो कि आपको पता है 35% दैट इज अ टैक्स। और द टैक्सेबल इनकम जो आपके पास है वो ऊपर गिवन है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है दैट इज सिंपली द डिफरेंस बिटवीन 10 - 1 फिगर, जो कि आपके पास ये रिस्पेक्टिव है। और जिसके बाद आपको पता चला कि जनाब इन द ईयर 7 द एक्चुअल यू आर गेटिंग इन 942 अर्निंग्स इन हैंड। ये एक आपके पास एस्टिमेटेड जो एक प्रोजेक्शंस है रिफ्लेक्टिंग द इन्फ्लेशन, जो इन्फ्लेशन कभी आपको रिफ्लेक्ट कर रहा है पीरियड वाइज के जी आपका कैसे रिफ्लेक्ट होगा। हम आगे चलते हैं। बाय यूजिंग द नॉमिनल कैश फ्लोज, ये कैश फ्लोज नॉमिनल थी क्योंकि दैट इज अ प्रोजेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो इन्फ्लेशन। तो इसके अंदर देखें जनाब 12,000। अब हम आगे देखते हैं कि दिस इज बेसिकली द प्रेजेंट वैल्यू एट 10%, जो उन्होंने किया कि जी वही जो फार्मूला पीछे लगाया इन्वेस्टमेंट के बाद। तो नेट कैश फ्लोज आपके पास कैसे एडजस्टमेंट हुई, दैट इज सिंपली दी 5 + 6 एंड दी +7, जो कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस है 1 2 3 4। क्या है जनाब इसमें डिफरेंस जो है सेल्स, कॉस्ट ऑफ अनदर और टैक्स ऑन ऑपरेशंस, वट एवर द डिफरेंस इन बिटवीन यू गेट दीज कैश फ्लो इन ऑपरेशंस फ्रॉम द ऑपरेशंस। And the change in the working capital, obviously there must be a change in the working capital as well, -5 कर आपने ये इसको भी देख लिया। कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड डिस्पोजल आपने यू गॉट टू एडजस्ट दैट एज वेल। और नेट कैश फ्लो आपके पास ये फिगर्स हैं। और प्रेजेंट वैल्यू जब इसको डिस्काउंट किया, ये दीज आर द कैश फ्लोज नाउ, जो कि डिस्काउंट किया 20% पे, यू गेट दी एक्चुअल नेट प्रेजेंट वैल्यू प्लस 3,519, जो कि इस एग्जाम्पल के अंदर शो हुआ है। मैं आपको दिखाता हूं कि जनाब ये आपका इनिशियल आउटले एंड दीज आर बेसिकली योर कैश फ्लोज, कैश फ्लो 2, कैश फ्लो 3 4 5, cash flow 6, and then cash flow 7, and you get the total amount in 1000, which is this one, कि आपकी जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है विच इज पॉजिटिव इन दिस वे, जो कि आपको यहाँ पे बॉटम के अंदर डिफाइन है।
आफ्टर एस्टिमेटिंग द नेट कैश फ्लो। और यही जो नेट कैश फ्लो है दैट इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ कैश फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एंड द नेट वर्किंग कैपिटल एंड देन द कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड डिस्पोजल। ठीक है जनाब। A further note on estimating cash flow, but important points. Number one, working capital increases in the early and the middle years of the project. हमने देखा कि जनाब आपकी जो वर्किंग कैपिटल है वो अर्ली एज और मिडिल ईयर्स ऑफ द प्रोजेक्ट के अंदर इंक्रीज की है। व्हाट इज द वर्किंग कैपिटल, यू मे आस्क, एंड व्हाई डज इट इंक्रीज? ऑब्वियसली जो भी करंट एसेट्स हैं और करंट लायबिलिटीज हैं दैट इज समहाउ द डिफरेंस इन बिटवीन। और हमें पता है कि जनाब कोई भी सिक्योरिटीज है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज है, इन्वेंट्रीज हैं उसका, और जो लायबिलिटीज या पेएबल्स आपके हैं उनका डिफरेंस दैट इज अ वर्किंग कैपिटल। एक्चुअल द कैश, एक्चुअल द वर्थ, कि हाउ exactly the company or the firm basically they are working on that capital employed. And you may ask, and why does it increase? Obviously क्यों increase करती है, ये भी आपके इसके अंदर फाइनेंशियल जो एनालिस्ट है, फाइनेंशियल मैनेजर है, उसके बड़े सॉलिड पॉइंट्स हैं या वो इस बारे में सोचता है। इट मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स आर इन्वेंट्री, अकाउंट्स रिसीवेबल, अकाउंट्स पेएबल। अगर आपका देखें यहाँ पे दैट इज से कि अगर आपका ये देखें इन्वेंट्री 635 है, अकाउंट रिसीवेबल इंक्रीज और माइनस करेंगे तो दैट गिव्स यू दी 1289 जो भी आपकी वैल्यू है। अगर हम वर्किंग कैपिटल के अंदर यहाँ पे देखें प्रीवियस एग्जांपल के अंदर कि जनाब आपके पास वर्किंग कैपिटल है और वर्किंग कैपिटल के बाद जो भी आपके पास ये एडजस्टमेंट के बाद है दैट गिव यू द एक्चुअल वैल्यू ऑफ इट, कि जनाब ये जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट की कि जी 1289 जिसके अंदर इन्वेंट्री और दिस इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल एंड देन टेकिंग आउट द कॉन्सेप्ट ऑफ 376 जो कि अकाउंट पेएबल्स है। सो अगेन दिस गिव यू द आइडिया कि जनाब दिस इज, इफ दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस इन्वेंट्री, ठीक है जनाब, and the B you going to add it, that has a very comprehensive effect on the working capital. Again whatever your liability is या obligation, so these is basically become your current asset. ठीक हो गया। Now why does working capital increase? There are several possibilities. हम possibilities देखते हैं। Sales recorded on the income statement overstate actual cash receipts from guano shipments because sales are increasing and customers are slow to pay their bills. Therefore account receivable increase and obviously हमें पता है कि ये जो statement है ये आपको credit sales के बारे में बता रहा है and whatever he is selling out the shipments उस basis पे अभी bills उसके honor नहीं हो रहे and then become the part of your account receivable जिसके अंदर add हो रहे हैं। और why we add it in the asset because the reason being that कि जी that becomes your future cash. It takes several months for processed guano to age properly. Thus, as projected sales increase, larger inventories have to held in the aging sheds. Again, जब वहाँ पे जो सेल्स है और इन्वेंट्री का है यहाँ पे भी बड़ा रोल है इंपॉर्टेंट कि जी वर्किंग कैपिटल क्यों इंक्रीज होता है, क्योंकि हमें पता है दिस इज बेसिकली दी इन्वेंट्री प्लस अकाउंट रिसीवेबल। इफ देयर इज एडिशन इन अकाउंट receivable obviously that going to be reflected in the net working capital and obviously अगर inventory है शेड्स के अंदर और उन्होंने बताया कि जो भी एक प्रोजेक्टेड सेल्स है उसके अंदर अगर वो डिले होगा तो obviously that be held in aging sheds and obviously जो inventory है उनकी लार्ज होती रहेगी। and offsetting effect occurs if payments for materials and services used in guano production are delayed. In this case account payable will increase and again इसका जो offsetting effect है वो कैसे कि जनाब आपका अकाउंट पेएबल्स पे कैसे आ सकता है कि जी अकाउंट पेएबल पे उस वक्त आएगा कि जी अगर प्रोडक्शन डिले हो, ठीक है जी, अगर प्रोडक्शन डिले है उसके अंदर तो ऑब्वियसली आपने किसी को पेमेंट करनी है, आपने पे करना है, आपने अपनी ऑब्लिगेशंस इंक्रीज करते जा रहे हैं, जिस तरह टाइम इंक्रीज किया जा रहा है तो ऑब्वियसली दैट गोइंग टू बी अ ऑफसेटिंग इम्पैक्ट ऑन द नेट वर्किंग कैपिटल। सो दीज आर द मेन एरिया वेयर द फाइनेंशियल मैनेजर शुड be very concerned about in calculating in detail of the cash flow forecast in year 3 in thousands. उन्होंने बताया कि जनाब सेल्स है कैश इनफ्लो, ऑब्वियसली कैसे जनाब सेल्स माइनस इंक्रीज इन अकाउंट रिसीवेबल, जनाब इनको हम AR कर लेते हैं विच इज 1500। जब इसमें से हमने डिफरेंस लिया तो ऑब्वियसली यू कैन सी कि यू गॉट ए डिक्रीज इन द कैश इनफ्लो जो कि सेल्स के और माइनस अकाउंट रिसीवेबल है। अगेन कैश आउटफ्लो क्या है जी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अदर्स कॉस्ट एंड टैक्सेस जब उसको ऐड करेंगे, इंक्रीज इन इन्वेंट्री नेट ऑफ इंक्रीज इन अकाउंट्स पेएबल। और जब हमने कहा कि जनाब इन्वेंट्री में क्या इंक्रीज आता है और ये जो इसकी नेट जो इसका है इंक्रीज इन अकाउंट्स पेएबल क्या है, जब उसका डिफरेंस लेंगे एंड गोइंग टू एड इट जो कैश आउटफ्लोज है जो भी CGS है, क्योंकि जो इन्वेंट्री है और जो अकाउंट पेएबल्स है यू गॉट टू पे इट ऑफ
जो कैश है उसको आप जब आउट करेंगे तो these figures become the cost, actual expense, and that is 24,905. Now the net cash flow becomes 6,205 क्योंकि cash inflow आपके पास ये है और cash outflow ये है. This is how you're going to calculate what are actually your cash outflows and inflows and what are your net cash flows, right? A further note on depreciation pay, it provides an annual tax shield equal to the product of depreciation and the marginal tax rate. हमें पता है tax shield is basically the depreciation multiplied the tax rate and that tax rate basically gives you the idea कि जो भी आपका 35% tax rate corporation tax है, depreciation आपकी जो भी real assets पे है और tax shield is simply the product of it जो कि आपकी marginal tax shield ratio है और इसको जब आप मल्टीप्लाई करते हैं जिस अमाउंट को सो दैट गिव्स यू द अमाउंट ऑफ टोटल 554,000 विच गिव्स यू द आइडिया कि जहाँ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द टैक्स शील्ड ऑफ दिस जो भी एक अमाउंट थी इसकी इज 1.8 मिलियन समथिंग एट ए 20% डिस्काउंट रेट. ये टैक्स शील्ड आपको इसलिए कि जब जो भी आपका रियल एसेट डेप्रिसिएशन हो रही है उसके अंदर यू गोइंग टू टेक ए डिफरेंस आउट ऑफ इट और उसके बाद जो अमाउंट आपके पास बचेगी उस पर आपको टैक्स कम पे करना पड़ना है. लेट्स सपोज आपका 100 का रियल एसेट है उस पर डेप्रिसिएशन आप अगर स्ट्रेट लाइन बेसिस पे कर रहे हैं और उस पर डेप्रिसिएशन आपकी होती है तो लेट्स अज्यूम कि जी अगर उस पर आपने टैक्स 35% देना है सो दैट मीन्स कि जी अगर 10% का डेप्रिसिएशन है तो यू टेक ऑफ आपके पास 90 की एक्चुअल वैल्यू रह जाएगी और 90 पे जो आप थिंक अबाउट कि जो आप टैक्स देंगे दैट इज द टैक्स रेट मल्टीप्लाई विद द डेप्रिसिएशन जो भी है अमाउंट और उसके बाद जो भी उस टैक्स शील्ड के अंदर आपको एडवांटेज है उसका तो आपको ऑब्वियसली टैक्स कम देना पड़ेगा. तो इसी की बेसिस पे एक मॉडिफाइड एक्सेलरेटेड कॉस्ट रिकवरी सिस्टम जो कि बाय इनकॉर्पोरेट है स्टेट्स के अंदर जहाँ पे एक टैक्स रिबेट या टैक्स एक डिस्काउंट जो है या टैक्स शील्ड है इज ए वेरी कंसर्न फॉर दी कॉर्पोरेशंस फाइनेंशियल मैनेजर्स. उसके अंदर उन्होंने बताया कि जनाब बटा ये डिफरेंट ईयर्स का आपका गिवन है कि आप ईयर 1 के अंदर अगर 3 ईयर डिस्पोजेबल उसका है रिकवरी क्या है 44% इधर है और आप देखते जा रहे हैं कि जनाब आपकी ईयर 2 के अंदर रिकवरी सबसे ज़्यादा है. इसी तरह अगर ईयर 5 है ईयर 5 के अंदर भी आप देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो आपका रिकवरी पीरियड क्लास है दैट इज़ ईयर 2 एंड अगेन इधर हम देखते हैं इधर भी यही सेम प्रोसेस चल रहा है. ठीक है जी और यही आपकी है जो कि हमने ये देखा. देखिए इधर कि जब हम इसको उस टैक्स रेट से आगे जाकर देखते हैं टैक्स पेमेंट्स सेल्स अगर हम इसको दोबारा बनाए ये वही सेल्स हैं जो कि हमने पीछे फिगर से उठाई हैं सेल्स कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एंड अदर कॉस्ट और एज इट इज़ हमने यहाँ पे लिखी हैं. जब टैक्स डेप्रिसिएशन आप फाइंड आउट करेंगे द डेप्रिसिएशन प्रोसेस ऑफ इट 3200 19 11 समथिंग और उसके बाद जो आपके पास प्री टैक्स प्रॉफिट है अगर आप उसको कैलकुलेट करेंगे दैट इज समहाउ द 1949 और टैक्स एट 35% जब इस पे लगाएंगे तो ये दैट इज गिव यू द 682 जो कि हम देख रहे हैं कि जनाब जो प्रीवियस फिगर है उसकी 900 समथिंग थी. मैं अभी आपको दिखा देते हैं और पीछे चलते हैं ये देखिए 961 and then this is look at the tax ratio here tax at 35 and profit after tax is basically 942 और इस पे हम आगे चलें अगर taxes at 35% and pre-tax profit and profit after tax that is 682. So the tax payment that and the rebates and the tax shield has a huge impact on the valuation process जिसके अंदर आप कैश फ्लो जो कंसीडर कर रहे हैं. नेक्स्ट स्लाइड शोज रिवाइज आफ्टर टैक्स कैश फ्लोज एंड प्रेजेंट वैल्यू. दिस टाइम वी हैव इनकॉर्पोरेटेड रियलिस्टिक assumption about taxes as well as inflation. We of course arrive at a higher NPV than previous calculations. और इस पर हमने देखा कि जनाब एज इट इज यूज करके आप कैश फ्लो फ्रॉम दी ऑपरेशंस जो आपने फाइंड किया अगेन वही 1 - 2 - 3 - 4 एंड यू गेट दीज कैश फ्लोज. चेंज इन द वर्किंग कैपिटल हमने उसी तरह ऐड किया उसको एडजस्ट किया. आफ्टर दैट दिस इज ए चेंज फिगर नाउ 1949 और जब हमारे पास नेट कैश फ्लोज आई विच इज बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ 5, 6 एंड 7 जो कि नेट कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेशंस है चेंज इन द वर्किंग कैपिटल है एंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिस्पोजल है. तो इसके बाद जनाब आपके पास जो प्रेजेंट वैल्यू है दैट गिव्स यू 912 और अगर एक्यूमुलेट करेंगे जो नेट प्रेजेंट वैल्यू
3802 है, जो कि हम आपको अभी दिखाते हैं। प्रीवियस नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या थी हम देखते हैं। देखें जी 3500 समथिंग, which is basically increase. So this is how the depreciation will changes the net present value, the actual value, and this is a tax shield, and which is very important for the financial manager to consider if he want to estimate the cash flows. Now let's go for the case and study the case. The firm's tax position. Discuss the following statement. We don't want individual plant managers to get involved in the firm's tax position. So instead of telling them to discount after tax cash flows at 10%, we just tell them to take the pre-tax cash flows and discount at 15% with a 35% tax rate. 15% pre-tax generates approximately 10% after tax. एक डिबेट है, एक डिस्कशन है जिसके अंदर हमने बताया कि जनाब आपकी फंड जो टैक्स पोजीशन है इंडिविजुअल हम उसको नहीं लेना चाह रहे. सो इंस्टेड ऑफ टेलिंग देम टू डिस्काउंट आफ्टर टैक्स कैश फ्लोज एट 10%, हम उनको कहते हैं कि जनाब आप जरा स्लाइटली हायर जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बना लें. लेट्स से मैं कहता हूँ कि जो आपकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो कहते हैं जी इंस्टेड ऑफ 10% यू इंक्रीज इट टू 15%. लेकिन इस पे हम जो टैक्स है पेमेंट्स फर्म्स की उस पे नहीं लेकर जा रहे, टैक्स शील्ड नहीं ले रहे, तो ऑब्वियसली यू ट्राई टू एडजस्ट इट. तो इस डिस्कशन पे क्या है, अनफॉर्चुनेटली देयर इज नो सिंपल एडजस्टमेंट टू द डिस्काउंट रेट दैट विल बी रिजॉल्व द केस ऑफ द टैक्सेस. क्यों? क्योंकि जो आपकी कैश फ्लो है जो डिस्काउंट हो रही है 10 पे इज नॉट इक्वल टू वट एवर द कैश फ्लो एंड प्लस दिस इज एक्चुअली व्हाट मार्जिनल टैक्स रेट. ठीक है जी. और ये जो मल्टीप्लाई रही है कैसे, इसको जो हम डिस्काउंट करेंगे नॉमिनल पे या जो भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो ऑब्वियसली इस पे कोई फिजिबल नहीं है. दिस इज नॉट जस्टिफाइबल एट ऑल कि अगर आप 15 पे इसको इंक्रीज करें. तो यहाँ पे हमने क्या किया है 10% से हम नहीं कहते, हम कह रहे हैं कि जनाब 15% इंक्रीज कर दें और प्रॉफिट और टैक्स को निकाल दें, लेकिन दैट नॉट गोइंग टू रिजॉल्व द टैक्स इशू. और अगेन जो आपकी नेक्स्ट ईयर है उसको जब मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज ए ह्यूज इम्पैक्ट हेयर. सो द हेयर द प्रॉब्लम इज you got to idealize, you got to understand the concept and the involvement of the taxes and the depreciation, and for that reason we have seen that कि जो taxes है आपका जब आप इसकी involvement है जब उस पर आप tax शील्ड लेते हैं तो that totally changes the net present value and actual value, क्योंकि वो cash flow के अंदर आपके अंदर changes लेकर आ रहे हैं, and you get the slightly higher cash flows if you try to achieve that in a different brackets. 4 साल का, 5 साल का, 3 साल का, so whatever you apply on it you get the rebate out of it. ठीक है जी. एक और केस देखते हैं. मिसेस टी पॉट्स एंड द मिसेस टी पॉट्स द ट्रेजर और आइडियल चाइना हैज ए प्रॉब्लम. द कंपनी हैज जस्ट ऑर्डर्ड ए न्यू किल्न फॉर $400,000. ऑफ दिस सम $50,000 is described by the supplier as an installation cost. Mr. Pot does not know whether the Internal Revenue Service will permit the company to treat this cost as a tax deductible current expense or as a capital investment. अब यहाँ पे जनाब दो जो मेन अंडरस्टैंड वाली चीज़ है वो है जी कॉस्ट एज ए प्री टैक्स डिडक्टिबल, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि आया कि इसको करंट एक्सपेंस बनाए या इसको कैपिटल इन्वेस्टमेंट बनाए. इन द लेटर केस द कंपनी कुड डेप्रिशिएट द 50,000 यूजिंग 5 ईयर मैक्स टैक्स डेप्रिसिएशन से. अब इसके अंदर जब कैपिटल इन्वेस्टमेंट में अगर ट्रीट करेगा तो एक एडवांटेज है कंपनी का जो हमने अभी डिस्कस किया कि जी 50,000 को 5 ईयर्स ऑन मार्जिनल जो भी आपका एक रिवर्स जो एक क्राइटेरिया जो टेबल हमने देखा था टैक्स डेप्रिसिएशन शेड्यूल से उसको वो डेप्रिशिएट कर सकता है. हाउ विल द IRS डिसीजंस अफेक्ट द आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ द किन. The tax rate is 35% and the opportunity cost of capital is 5%. जनाब यहाँ पे opportunity cost दे दी है आपकी 5% और इसमें ये बताया गया कि जनाब उसने जो आपकी अमाउंट है जो सम है 50,000 है, अगर उसको एक इन्वेस्टमेंट कैपिटल इन्वेस्टमेंट के तौर पे ट्रीट करता है तो यू कैन इजीली डेप्रिशिएट दैट अमाउंट विच कैन गिव यू दी टैक्स शील्ड एडवांटेज. और इसमें हम आगे देखते हैं जनाब कैलकुलेशन से चलते हैं. If the $50,000 is expensed at the end of the 1 year, the value of the tax shield is, हम उसकी वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, that is जनाब 30.35 into this divided by 1.05 जो कि उसकी वैल्यू निकली आपकी 1600 something. ठीक है, $16,667. If the 50,000
expenditure is capitalized and then depreciated using a 5-year max depreciation schedule, the value of the tax shield is. अब हम ये देख रहे हैं कि अगर जनाब उसको एक जो एक्सपेंस यूज करते हैं तो टैक्स शील्ड कैसे करती है, अगर डेप्रिशिएट करेंगे तो 5 ईयर जो आपका टेबल है तो उस पर क्या फ़र्क आएगा वैल्यू ऑफ द टैक्स शील्ड, वो हम देख लेते हैं. सो लेट्स सी कि जनाब एक तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, एंड देन जो भी आपका ईयर वाइज है ये आपकी जनाब ईयर 1 जो कि परसेंटेज के अंदर गिवन है, फिर देन ईयर 2, देन ईयर 3, एंड देन ईयर 4, एंड देन ईयर 5, एंड देन ईयर 6. और ये मैं आपको भी बता देता हूँ कि कौन सी जनाब टेबल यूज़ कर रहे हैं. ये वाला टेबल देखें जी, आप यहाँ पे देख सकते हैं. ये 5 साल जो उनको ऑप्शन दी थी कि अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट के तौर पे इसको ट्रीट करता है तो हाउ यू गोइंग टू डेप्रिशिएट इन 5 years. 20%, 32%, 19 पॉइंट समथिंग, 11.52 एंड 5.76 अप टिल 6 years. और इसको अगर हम आगे लेकर चलते हैं, इसको देखते हैं. सो हम देखते हैं यहाँ पे जनाब कि टिल द वेरी एंड ऑफ 6 years जब उसकी डेप्रिसिएशन और जब उसका आपने वैल्यू किया 15,306 और पीछे अगर हम वैल्यू इसको कंपेयर करें तो दैट गिव्स यू द 16,667 जो कि आपकी एक साल के बाद जो वैल्यू ऑफ द टैक्स शील्ड है. तो वैल्यू ऑफ दिस कंपेयर टू दिस, इफ द कॉस्ट कैन बी एक्सपेंड देन द टैक्स शील्ड इज लार्जर ऑब्वियसली, सो दैट द आफ्टर टैक्स कॉस्ट इज स्मॉलर. सो हमने यहाँ पे यही बताया कि जनाब अगर आपकी कॉस्ट कैन बी एक्सपेंस्ड, ठीक है, देन द टैक्स शील्ड इज लार्जर सो दैट द आफ्टर टैक्स कॉस्ट इज स्मॉलर, जो कि आपकी जो आफ्टर टैक्स कॉस्ट है जो भी आपकी एक्सपेंडिचर है दैट बिकम ए स्मॉलर. डियर स्टूडेंट्स, आइए समरी की तरफ देख लेते हैं जो हमने टॉपिक डिस्कस किए. दैट इज वी डिस्कस अबाउट बर्टू डिस्काउंट, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल एक एलिमेंट है इन ऑर्डर टू एवेल्युएट एनी प्रोजेक्ट और एनी इन्वेस्टमेंट प्लान, एनी बिजनेसेस, कि जनाब आपने जिसको डिस्काउंट करना है, जिसको एनालाइज कर रहे हैं आप इन्वेस्टमेंट, तो वो कौन सी फिगर होगी. सो वी डिस्कवर्ड द कैश फ्लो इज द ओनली रेलिवेंट ऑप्शन हियर एंड दिस इज द ओनली रेलिवेंट फिगर इन ऑर्डर टू डिस्काउंट दी आपने जो डिस्काउंट करना है, जो कैश फ्लोज करनी है, दैट इज द ओनली क्राइटेरिया इन टर्म्स ऑफ ए नेट प्रेजेंट वैल्यू. एंड देन वी डिस्कस द प्रोजेक्ट IMNC प्रोजेक्ट एंड वी गोइंग टू कंसिडर कि जो आपका डेप्रिसिएशन है और जो आपका जो टैक्स शील्ड है इसके ऊपर हाउ इज गोइंग टू रिफ्लेक्ट द ओवरऑल वैल्यू ऑफ योर प्रोजेक्ट. सो टिल नाउ, थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम.